बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 22। और पैरेलल सर्किट जो है जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट करवाया था उसका लास्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। पैरेलल सर्किट के अंदर किस तरह के जो है ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी कोई आप सर्किट डिजाइन करें और वो प्रॉपरली वर्क ना करें तो उसमें किस किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी तक दो तरह की प्रॉब्लम जो है वो हम लोगों ने देखी है। एक तो ये सर्किट का शॉर्ट हो जाना और दूसरा ये कि सर्किट का ओपन हो जाना। तो दो तरह की प्रॉब्लम्स, ओपन होना या शॉर्ट होना, ये कॉमन ट्रबल्स होती हैं जो अब तक हम लोग पहले भी देख चुके हैं। पैरेलल सर्किट के अंदर अगर कहीं से ओपन हो जाए सर्किट या शॉर्ट हो जाए तो फिर वो सर्किट किस तरीके से बिहेव करता है और उसकी प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं, तो ये आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को पैरेलल सर्किट के अंदर ये सब बता चुकी हूँ कि पैरेलल सर्किट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, पैरेलल सर्किट की प्रॉपर्टीज और उसके अंदर हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वोल्टेजेस, टोटल वोल्टेज, ब्रांच वोल्टेज, टोटल करंट, ब्रांच करंट किस तरीके से निकालते हैं। और ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि प्योर पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेजेस जो होते हैं वो कंपोनेंट्स के अंदर सेम होते हैं, जबकि करंट डिफरेंट होते हैं। तो करंट को हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के जरिए किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ओम्स लॉ से, करंट डिवाइडर रूल से, या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ से। उसके अलावा मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ में ये भी डिस्कस किया था कि पावर हम किस तरीके से निकालते हैं पैरेलल सर्किट की, और थोड़ा सा कंपैरिजन भी बताया था सीरीज के साथ। तो खैर बहरहाल ये सब चीजें हम देख चुके हैं। लास्ट अब हम टॉपिक देख रहे हैं विच इज अबाउट दी ट्रबल शूटिंग इन पैरेलल सर्किट, और ये दो कॉमन ट्रबल्स अब हम देखेंगे। अच्छा, ये देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये मेरे पास जो है वो एक प्रॉपर सर्किट है और वो मैंने डिजाइन किया है। ये तीन रेजिस्टर्स 10 ओम की मैंने पैरेलल में लगा दी हैं और 20 वोल्ट्स की सप्लाई जो है यहाँ पैरेलल में लगी हुई, प्योर पैरेलल सर्किट है ये। दिस इज R1, R2, R3। और करंट की डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसमें एरो ये यहाँ पर मैंने शो किए हुए। अच्छा, अब ये जो है ना सर्किट प्रॉपरली वर्क कर रहा है और मैंने इसको इसी तरीके से डिजाइन किया है। तो अब मैं ये देखती हूँ कि अगर ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो इसकी वैल्यूज जो है वो किस तरीके से होंगी। ठीक है, टोटल वोल्टेज, ब्रांच करंट, टोटल रेजिस्टेंस वगैरह ये सब मैं निकालती हूँ। तो मुझे ये बात मालूम है कि ये तीनों रेजिस्टर्स R1, R2, R3 जो है वो पैरेलल लगे हुए हैं इस सप्लाई के। तो तीनों जो वोल्टेजेस हैं वो मेरे पास क्या होंगे, बराबर होंगे, V1, V2, V3। अच्छा, इसी तरीके से मुझे जो है वो ब्रांच करंट निकालना है I1। तो मैं ओम्स लॉ के जरिए ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी कि I1 बराबर है V1 अपॉन R1 के। तो 20 इज दी वोल्टेज एंड 10 इज दी रेजिस्टेंस। तो फिर मैंने यहाँ से करंट निकाला कि 2 एम्पियर्स करंट। और चूंकि ये दोनों तीनों रेजिस्टर्स बराबर हैं तो डेफिनेटली R2 और R3 में भी 2 एम्पियर करंट ही होगा। इसका मतलब ये है कि मेरा जो ब्रांच करंट है वो 2 एम्पियर जो है वो हर ब्रांच के अंदर फ्लो होने चाहिए अगर सर्किट प्रॉपरली काम कर रहा है तो। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस भी जो है वो मैं निकाल सकती हूँ किस तरीके से। मेरे पास तीन पैरेलल सर्किट हैं, रेजिस्टर्स हैं, तो सेम वैल्यू के हैं, तो मैं टोटल रेजिस्टेंस डायरेक्टली 10 डिवाइड बाई 3 कर दूंगी। और टोटल जो करंट होगा वो डेफिनेटली बराबर होगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस के, विच इज 20 अपॉन 3.3, एंड इट इज अराउंड 6 एम्पियर्स। वैसे भी हमें नजर आ रहा था कि 6 एम्पियर्स ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हर ब्रांच के अंदर करंट 2 एम्पियर्स फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली टोटल करंट जो है यहाँ 6 एम्पियर्स होगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अब वोल्टेजेस या करंट्स की मेजरमेंट करें तो क्या आनी चाहिए। अगर मैं वोल्टेज मेजरमेंट करूं, फॉर एग्जांपल मैंने बी और जी टर्मिनल के ऊपर वोल्ट मीटर लगा दिया है, सी या एफ पे लगा दिया है, डी या ई टर्मिनल्स के ऊपर लगा दिया है, तो फिर मेरे पास वोल्टेजेस आने चाहिए 20 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि मेरा वोल्ट सर्किट प्रॉपरली काम कर रहा है। फिर दूसरा मैं ये चेक कर लेती हूँ कि अच्छा भाई करंट की मेजरमेंट करें। तो करंट मेजरमेंट करने के लिए अगर मुझे I1 मेजर करना है तो मैं यहाँ R1 के साथ सीरीज में लगाऊंगी, या R2 के साथ में, या R3 के साथ में। तो करंट मेरा 2 एम्पियर्स आना चाहिए। और अगर मुझे टोटल करंट मेजर करना है तो मुझे मीटर को इधर लगाना पड़ेगा, और मेरा जो टोटल करंट है वो आएगा 6 एम्पियर्स। तो ये जो मेरा प्रॉपर सर्किट है ये सारी पैरामीटर्स जो है वो शो करेगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ ओपन सर्किट के बारे में कि अगर यही पैरेलल सर्किट मेरा ओपन हो जाए तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। वो प्रॉपर बिहेव नहीं करेगा, मुझे इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं तीन पैरामीटर्स ही हम सर्किट के अंदर पता करते हैं, वोल्टेज या करंट या टोटल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस।
उसके जरिए हम चीजों का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कोई कंपोनेंट, कौन सा वाला कंपोनेंट ओपन है। तो अब होता क्या है कि मैंने आप लोगों को ये प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर सर्किट किसी जगह से ओपन हो जाए तो जितना वोल्टेज करंट उस जगह पे फ्लो नहीं करता, लेकिन जितना वोल्टेज पैरेलल या सप्लाई के अंदर मौजूद होता है उतना ही यहाँ पर आपके पास अपीयर हो जाता है। तो जब आप वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल V1 या V2 या V3, तो वोल्टेज जो है ना वो आपका 20 वोल्ट ही आएगा। इसका मतलब ये है कि आपको वोल्टेज से किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि कौन सा कंपोनेंट आपका ओपन है। अच्छा, पैरेलल सर्किट के अंदर क्या होता है? पैरेलल सर्किट के अंदर ये होता है कि अगर कोई एक कंपोनेंट आपका ओपन हो गया, लेट सपोज ये बल्ब है R1 और R2 जो है वो आपका बल्ब है, R3 आपका बल्ब है, तो अगर एक कंपोनेंट ओपन हो गया यानी कि एक बल्ब आपका काम नहीं कर रहा है, तो बाकी सारे बल्ब जो हैं वो आपके काम करते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बल्ब आपका काम नहीं करेगा। अच्छा, अगर हम लोग ये सपोज कर लें कि हमारा R1 ओपन है, तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है? R1 के अक्रॉस वोल्टेज भी जो है वो 20 वोल्ट ही निकल कर आ रहा है, तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि भाई ये वोल्टेज तो भाई प्रॉपर आ रहा है। तो क्योंकि ये ओपन सर्किट की प्रॉपर्टी है कि वोल्टेज जो है वो हमारा उतना ही निकलना चाहिए, तो इस वजह से हमें वोल्टेज मेजरमेंट करने से इंफॉर्मेशन कोई नहीं मिलेगी कि कौन सा हमारा कंपोनेंट जो है ना वो ओपन हुआ हुआ है। अच्छा, अब रह जाता है फिर हम करंट की मेजरमेंट करें। करंट की मेजरमेंट करने से क्या होता है कि अब आप अगर करंट मेजरमेंट करना चाहते हैं, जैसे अगर R1 ओपन है, फॉर एग्जांपल आपने एमीटर इधर लगा दिया, तो यहाँ पर जो है चूंकि ये ओपन है, ओपन सर्किट हो गया है, पाथ हमारा पूरा क्लोज नहीं है, तो यहाँ पर आपको करंट जो है वो 0 मिलेगा। जबकि I2 और I3 जो है ना करंट आपको वही मिलेगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज जो है ना वो हमारा 20 वोल्ट्स ही है और R2 की जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम्स ही है, तो करंट हमारा 2 एम्पियर ही फ्लो होता रहेगा इधर और इधर दोनों जगहों पर। और हमारे इस सर्किट के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हमने यहाँ पर जो पैरेलल में कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं इनमें करंट की मिकदार कम या ज्यादा नहीं होगी, वोल्टेज की मिकदार कम या ज्यादा नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है पैरेलल सर्किट की। पैरेलल सर्किट के अंदर अगर हम कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं तो अगर एक कंपोनेंट खराब हो जाता है तो उसका असर दूसरे कंपोनेंट के ऊपर नहीं पड़ता। उसके बरक्स सीरीज सर्किट के अंदर ऐसा नहीं है। सीरीज सर्किट के अंदर अगर आप कंपोनेंट्स को सीरीज में जोड़ेंगे, उसमें अगर फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टर जो है वो शॉर्ट हो गया, तो बाकी उस सर्किट के अंदर मौजूद रेजिस्टर के अक्रॉस करंट जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है उस सर्किट की वो इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा हम देखने में आ रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पर करंट की वैल्यू जो दोनों रेजिस्टर्स हैं उनके अक्रॉस बिल्कुल सेम रह रही है, तो ये एक बड़ी एडवांटेजियस सी चीज़ है। हम पैरेलल सर्किट्स के अंदर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर एक कंपोनेंट जो है वो ख़राब हो जाए तो उसका असर दूसरे कंपोनेंट्स के ऊपर नहीं पड़ता। तो अब क्या होगा कि जब आप करंट मेजरमेंट करेंगे तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ भाई कौन सा मेरा कंपोनेंट जो है ना ओपन है। I2 और I3 जो है वो पहले भी 2 एम्पेयर्स थे, अभी भी 2 एम्पेयर्स आ रहे हैं, जबकि I1 जो है वो मेरा 0 जो है ना वो आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरा करंट यहाँ पर फ्लो नहीं कर रहा। और अच्छा, दूसरे पैरामीटर्स जो है ना वो हम मेजर करते हैं। आर टोटल जो रेजिस्टेंस है वो अब हमारे इस सर्किट के अंदर क्या होगी, वो चूंकि अब सिर्फ और सिर्फ 2 रेजिस्टर्स इस सर्किट के अंदर काम कर रहे हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस मेरी हो जाएगी 10 ओम्स डिवाइडेड बाय 2। पहले चूंकि 3 काम कर रहे थे, इस वजह से मैंने 3 से डिवाइड किया था, अब 2 से डिवाइड किया है, तो 5 ओम्स की मेरी रेजिस्टेंस हो जाएगी। और मेरा जो टोटल करंट है वो 4 एम्पेयर जो है वो फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं टोटल करंट की मेजरमेंट करूँ इस जगह पर, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो ब्रांच करंट आएंगे, इस जगह पर मैं मेजरमेंट करूँ तो मुझे 4 एम्पेयर्स का करंट अगर मिल रहा है, तो मैं वही समझ जाऊंगी कि 4 एम्पेयर्स का करंट उस वक्त होता है जब मेरी जो टोटल रेजिस्टेंस हो वो 5 ओम्स हो। और 5 ओम्स मेरी रेजिस्टेंस कब होगी? जब मेरे पास सिर्फ 2 रेजिस्टर्स जो है ना वो वर्किंग कंडीशन के अंदर हो। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर एमीटर लगाएं तो 2 एम्पेयर करंट आपको मिले, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि अच्छा भाई अगर मेरे पास 3 रेजिस्टर्स जो थे वो काम कर रहे थे, तो 3 रेजिस्टर्स काम करने की वजह से 6 एम्पेयर्स करंट आ रहा था। 2 रेजिस्टर्स काम कर रहे थे तो 4 एम्पेयर करंट आ रहा था। और अब अगर 2 एम्पेयर आ रहा है तो यकीनन यकीनन
सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टर काम कर रहा होगा और वो आपको पता नहीं चलेगा कि वो कौन सा है। वो आपको एमीटर के थ्रू ही पता चलेगा। जब आप एमीटर इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, वोल्टेज मेजरमेंट से आपको पता नहीं चलेगा। एमीटर जिस में आपकी करंट की वैल्यू जीरो हो जाए, वो आपका करंट जीरो अगर आपको आ जाए तो आप कहेंगे कि दिस कंपोनेंट इज ओपन। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को वोल्टेज मेजरमेंट से भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही, करंट के जरिए हम इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है करंट के जरिए। अच्छा, अगर हम जो है ना ओपन सर्किट या क्लोज सर्किट है या नहीं है, ये हम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के जरिए भी कर सकते हैं, विच इज द मोस्ट सेफिएस्ट वे। क्योंकि जो करंट मेजरमेंट और वोल्टेज मेजरमेंट के जरिए हमें चेकिंग करनी होती है, उसके अंदर पावर सप्लाई को हमेशा हम लगा के ही सॉल्व करते हैं, और इसमें चोक होने का खतरा होता है, हमें करंट लगने का भी खतरा होता है। तो ये मेजरमेंट्स जो है इतनी ज़्यादा सेफ नहीं है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस मेजरमेंट। उसके लिए ये होता है कि आप सप्लाई को बेशक ऑफ कर दें, सर्किट को ऑफ कर दें, और आपकी कंटिन्यूटी चेक कर लें, आइदर सर्किट इज ओपन और सर्किट इज क्लोज। अगर सर्किट जो है आपका क्लोज है तो कोई बीप नहीं आएगी और आपकी प्रॉपर रेजिस्टेंस की मेजरमेंट आपको मिल जाएगी। जबकि अगर आपका सर्किट ओपन है तो मल्टीमीटर जो है, जिसके अंदर जो आप बीप के ऑप्शन के ऊपर आप जाते हैं, अगर बीप बज रही है तो इट मीन्स कि वो सर्किट आपका ओपन है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो आप रेजिस्टेंस के जरिए भी ओपन होना चेक कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन ये तीनों तरीके हमने देख लिए कि जो है वो हम ओपन सर्किट पैरेलल के अंदर किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, या तो करंट की मेजरमेंट के जरिए, या फिर रेजिस्टेंस की मेजरमेंट के जरिए, और वोल्टेज की मेजरमेंट के जरिए हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसको मैंने यहाँ पर पॉइंट्स में लिख भी दिया है। ठीक है, वो ये पॉइंट्स हैं कि हम जो है वो ओपन एंड्स या ओपन सर्किट को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की मेजरमेंट के जरिए चेक कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस की मेजरमेंट के जरिए कैसे चेक करेंगे, अगर बी बज रही है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, ये ओपन हो गया सर्किट, ये हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट ओपन हो गया। और बीप अगर नहीं बज रही तो उसका मतलब है रजिस्टर हमारे प्रॉपर काम कर रहे हैं। वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे, कोई फायदा नहीं है पैरेलल सर्किट्स के अंदर। लेकिन सीरीज सर्किट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट तरीका होता है। पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज मेजरमेंट का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन वोल्टेज मेजरमेंट जो है वो सीरीज सर्किट के अंदर यूजफुल होती है। और सीरीज सर्किट के अंदर करंट जो है ना वो कोई फायदा नहीं करता, क्योंकि करंट जो है ना वो सीरीज सर्किट के अंदर जीरो हो जाता है। तो जो कंपोनेंट्स प्रॉपर काम कर रहे हैं उसमें भी करंट जीरो मिल रहा है, जो सर्किट के अंदर प्रॉपर कंपोनेंट्स काम नहीं कर रहे हैं उसमें भी करंट जीरो मिल रहा है। तो सीरीज सर्किट में करंट का कोई फायदा नहीं होता, वोल्टेज मेजरमेंट का फायदा होता है, वोल्टेज से हम पता लगाते हैं। पैरेलल सर्किट के अंदर हमने देखा कि वोल्टेज मेजरमेंट का कोई फायदा नहीं हो रहा है, नो यूज पैरेलल सर्किट के अंदर। अच्छा, यहाँ हमने ये चीज देख ली कि पैरेलल सर्किट के अंदर करंट का फायदा होता है। जिस कंपोनेंट में, जिस ब्रांच में करंट जीरो हो वही ओपन है, अदरवाइज दूसरे जो ब्रांच करंट है वो प्रॉपर काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिए, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर मैंने कंपेयर किया है कि अगर हम रेजिस्टर्स को सीरीज में या पैरेलल में लगाते हैं तो उनका किस तरीके से क्या फायदा होता है। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये मेरे पास एक सीरीज सर्किट है। इसमें मैंने दो रेजिस्टर्स को जो है यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, R1 और R2 को। इससे पहले मैंने एक आप लोगों को एग्जाम्पल बताई थी जिसमें मैंने दो रेजिस्टर्स 10 ओम्स के रेजिस्टर ले लिए थे, पैरेलल में लगा लिया था उनको। अब सपोज कर लें कि वही 10 ओम के रेजिस्टर हैं, उनको मैं सीरीज में लगा रही हूँ। अब सीरीज में लगाने से ये भी 10 ओम का रेजिस्टर है, ये भी 10 ओम का रेजिस्टर है, और ये 20 वोल्ट्स है। तो 10 वोल्ट्स यहाँ पर ड्रॉप होंगे और 10 वोल्ट्स इधर ड्रॉप होंगे, ठीक है। तो ये एक सर्किट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। इसमें अभी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल ये जो रेजिस्टर्स हैं, ये बेसिकली जो है ना, इसमें से कोई एक रेजिस्टर, लेट्स सपोज ये R2 जो है ना ओपन हो जाता है। अगर ये ओपन हो जाएगा तो ये इस तरीके से बिहेव करेगा, और अब वोल्टेज जो है वो इस रेजिस्टर के अक्रॉस, R1 के अक्रॉस ड्रॉप नहीं होगा। सारा के सारा वोल्टेज जो ड्रॉप हो जाएगा वो ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉस R2, विच इज 20 वोल्ट, क्योंकि हम 20 वोल्ट ही दे रहे हैं। और VCA के ऊपर कोई वोल्टेज जो है ना ड्रॉप नहीं होगा, और करंट भी सर्किट के अंदर हमें जीरो मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा सर्किट
सीरीज सर्किट में से कोई एक कंपोनेंट भी खराब होता है तो हमारा पूरा सर्किट फेल हो जाता है, हमारी वोल्टेज की अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी करंट की वैल्यू जो है डिस्टर्ब हो जाती है। पहले यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा था, अब बिल्कुल भी कोई ना कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और यहाँ पर पहले 10 वोल्ट ड्रॉप हो रहा था, तो अब यहाँ पर बिल्कुल कोई वोल्ट ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। यहाँ पर पहले हमारा 10 वोल्ट ड्रॉप हो रहा था, 20 वोल्ट ड्रॉप हो रहा था, हो रहा है अब। तो सीरीज सर्किट के अंदर जो है ना, अगर आपके पास ओपन सर्किट आ जाए तो या शॉर्ट सर्किट आ जाए तो वोल्टेज और करंट की जो मेजरमेंट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस लिहाज से अगर हम कंपेयर करें, अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये 3 बल्ब सीरीज में लगाए हैं, ठीक है, तो अब अगर उसमें से कोई भी एक कंपोनेंट, जैसे ये वाला जो बल्ब है ये ओपन हो गया, इसका जो हम कहते हैं टंगस्टन फिलामेंट जो है इसका वो ब्रेक हो जाता है बाज़ दफा, तो अब ये पूरे बल्ब नहीं जलेंगे, सब बेकार हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इन्हीं बल्ब्स को पैरेलल में लगा दें तो पैरेलल के अंदर क्या होगा कि अगर कोई वही बल्ब अब अगर खराब हुआ तो उसका इफेक्ट जो है वो दूसरे बल्ब्स के ऊपर नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ जो है यही यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। और मजे की बात ये कि इधर जितना वोल्टेज पहले आ रहा था अभी भी उतना ही आएगा, और जितना करंट यहाँ पर पहले आ रहा था उतना ही करंट आएगा। करंट की वैल्यूज, वोल्टेजेस की वैल्यूज बाकी कंपोनेंट के अंदर डिस्टर्ब नहीं है। तो घरों के अंदर भी हम लोग जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल सीरीज में वायरिंग नहीं करते, पैरेलल में वायरिंग करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम घरों के अंदर सीरीज में वायरिंग करते हैं, लेट सपोज एक कमरे में आपका टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, ठीक है, लाइट बल्ब चल रहा है, तो अब क्या हुआ, अगर आपका लाइट बल्ब जैसे फ्यूज हुआ तो पूरे घर की चीजें, अप्लायंसेस आपके चलने जो है ना वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपने सीरीज सर्किट में उसको लगाया है। लेकिन अगर आपने घर में ये नोट किया होगा कि अगर एक कमरे का स्विच खराब होता है तो दूसरे कमरे की चीजें, अप्लायंसेस चल रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। तो फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे घर की जो वायरिंग होती है प्रिफरेबली पैरेलल वायरिंग होती है, जिसमें वोल्टेज भी हमें कांस्टेंट मिल रहा होता है हर अप्लायंस के अक्रॉस, हर लोड के अक्रॉस, हर रेजिस्टर के अक्रॉस, और उसमें करंट की भी वैल्यू स्पेसिफिक की जाती है जितना हम जिस तरह से हमने उसको डिजाइन किया है। तो पैरेलल सर्किट इज मोर सुटेबल देन द सीरीज सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक एडवांटेज इसका पता चल गया। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट शॉर्ट सर्किट की तरफ। अगर पैरेलल सर्किट के अंदर शॉर्ट हो जाए तो फिर क्या होगा? शॉर्ट होने का मतलब क्या होता है? ये वही सर्किट है जो अभी हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ था, जिसमें हमने 3 रेजिस्टर्स को पैरेलल ले लिया था। अब अगर शॉर्ट होने का मतलब ये है कि कोई भी एक रेजिस्टर बाईपास हो जाए, यानी कि एक ऐसे वायर के साथ हम उसको कनेक्ट कर दें जिसकी रेजिस्टेंस 0 हो, तो इसको कहते हैं रेजिस्टेंस शॉर्ट होना। और बाज दफा जो है ना, कोई मेटल पानी सर्किट के ऊपर पड़ जाता है तो एक पाथ बन जाता है ऑल्टरनेटिव, जिसको हम कहते हैं कि जो है ना रेजिस्टेंस लेस पाथ बन गया। या फिर कोई वायर जो है डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं किसी तरह से, तो जो है ये वायर की जो इंसुलेशन अगर उखड़ जाती है तो वो टच कर दें अगर, ठीक है, इस तरीके से कि कोई ना कोई रेजिस्टर जो है बाईपास हो जाए, तो उसको कहते हैं शॉर्ट होना। तो ऐसा वायर जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो 0 हो, अगर वो कंपोनेंट्स के अक्रॉस से गुजर जाए तो फिर उसको कहते हैं शॉर्ट होना। अब पैरेलल सर्किट के अंदर क्या होगा, अगर आप गौर से देखें तो करंट जो है ना वो हमेशा वो पाथ सिलेक्ट करता है जिसमें उसको रेजिस्टेंस 0 मिले। जो करंट हमें अभी यहाँ पर मिल रहा था वो सारा का सारा करंट क्या होगा, वो इस पाथ से गुजर जाएगा और डायरेक्ट सप्लाई के अंदर चला जाएगा। और इस सप्लाई के अंदर जब वो जाएगा तो आपको पता है कि ये सप्लाई भी उड़ जाएगी। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल को और नेगेटिव टर्मिनल को कभी भी हम ज्वाइन नहीं करते विद अ नेगेटिव वायर विदाउट अ लोड। तो ये सप्लाई भी उड़ जाएगी, ये ब्रस्ट हो सकती है, डैमेज हो सकती है, वर्किंग करना छोड़ सकती है, क्योंकि इसकी अपनी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है ना, ये डिजाइन होती है इस लिहाज से कि इसकी अपनी इंटरनल मिनिमम रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम से मिनिमम। तो जितना हाई करंट फ्लो करवा देंगे आप इसके इंटरनल इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, तो वो बर्न अप हो सकते हैं, ठीक है, और वो डैमेज हो जाएगी बैटरी। तो जब हम डिजाइन कर रहे हैं कि ये इतनी नाजुक सी एक चीज है, तो फिर हमें उसका ख्याल भी रखना पड़ेगा। जैसे हम कोई नाजुक सा बर्तन बनाते हैं, शीशे के बर्तन होते हैं, तो हमें पता है कि ये शीशे का बर्तन है और उसको हमने डिजाइन कैसे किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत नाजुक है, तो हमें उसका फिर स्पेशल केयर भी करते हैं। तो इसके इसी तरह से बैटरी जो है इसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत वीक, कम होती है, लेस होती है। ये डायरेक्टली कभी भी इसको हम कनेक्ट नहीं करना चाहिए।
तो इससे पहले भी मैंने जब सीरीज सर्किट पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि शॉर्ट सर्किट जो होता है ना वो ज़रा खतरनाक सा होता है एज कम्पेयर टू ओपन सर्किट, क्योंकि जहाँ कहीं शॉर्ट हो जाता है ना तो वहाँ पे करंट एकदम से बढ़ जाता है। और चाहे वो सीरीज सर्किट हो चाहे वो पैरेलल सर्किट हो, और जब करंट की वैल्यू बढ़ती है तो सर्किट के अंदर मौजूद जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनके बर्नआउट होने की या फिर सप्लाई के बर्नआउट होने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अमूमन जो सर्किट शॉर्ट होता है वो ओपन भी हो जाता है, यानी जलेगा, बर्न आउट होगा तो उसका मतलब ओपन हो गया। ठीक है, तो ये जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि पैरेलल सर्किट के अंदर अगर शॉर्ट हो जाए तो फिर ये सारे कंपोनेंट्स काम नहीं करते। अगर आप देखें कि तीनों के तीनों बल्ब इकट्ठे नहीं चल रहे हैं पैरेलल सर्किट के अंदर तो फिर आप फौरन समझ जाएंगे कि ये जो सर्किट है ये शॉर्ट हो गया है कहीं से। तो इसके अंदर ना तो आपको कोई करंट मिलेगा ना आपको कोई वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, तो इन रेजिस्टर्स के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं होगा क्योंकि कोई करंट ही यहाँ पर फ्लो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आपको वोल्टेज ड्रॉप मिल सकता है बिकॉज अगर वो भी उस सूरत में कि अगर ये सप्लाई उड़ी नहीं आपकी, बर्न नहीं हुई। अगर ये बर्न हो गई तो फिर यहाँ पर आपको वोल्टेज नहीं मिले। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है कि कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करता इस सर्किट के अंदर। सारे कंपोनेंट्स के अंदर करंट आपको जीरो मिलेगा, सारे कंपोनेंट्स के अंदर वोल्टेज जो है वो आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, और आप रेजिस्टेंस अगर मेजरमेंट करेंगे तो रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी तो सबकी प्रॉपर है, तो फिर आपको अपेरेंटली इस सर्किट को एनालाइज करना पड़ेगा कि ये सर्किट जो है ना इसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल सही आ रहे हैं, तो ये कहीं से डेफिनेटली शॉर्ट हुआ हुआ है। और वो आपको पर्सनल इंस्पेक्शन के जरिए, आई इंस्पेक्शन के जरिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये सर्किट कहाँ से शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने साइड में जो है वो एक सीरीज सर्किट भी बनाया है और थोड़ा सा रिकॉल करवाने के लिए कि सीरीज सर्किट के अंदर जब शॉर्ट हो जाए तो किस तरीके से वो बिहेव करता है। लेट सपोज मेरे पास ये दो रेजिस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं R1 और R2 और दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम है। अपनी आसानी के लिए मैंने नंबर इस तरह से चूज किए हुए कि जरा थोड़ा न्यूमेरिकली सॉल्व करने में इसको आसानी हो जाए। 20 वोल्ट की सप्लाई मैंने दे दी तो जाहिर है कि 20 वोल्ट की सप्लाई रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो सेम है, तो वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होगा बराबर बराबर। तो ये एक प्रॉपर सर्किट है जो कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और इसके अंदर मैं देख सकती हूँ कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज सर्किट है तो हम ऐड अप कर लेंगे 10 ओम्स। टोटल करंट जो है वो हमारा 2 एम्पियर्स है इस सर्किट में, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेकिन अगर बाय चांस R2 हमारा शॉर्ट हो जाए, बाईपास हो जाए, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि जितना वोल्टेज हम यहाँ पर दे रहे हैं उतना ही वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा R1 के अक्रॉस, और टोटल करंट हमें फिर कितना मिलेगा? 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 एम्पियर्स। 4 एम्पियर्स करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा इस सर्किट में। यानी कि पहले 2 एम्पियर्स फ्लो हो रहा था और सिर्फ एक कंपोनेंट शॉर्ट हुआ है। उस कंपोनेंट शॉर्ट होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे वोल्टेज भी डिस्टर्ब हो गया और करंट भी डिस्टर्ब हो गया। तो ये फर्क होता है शॉर्ट सॉरी पैरेलल और सीरीज सर्किट्स के अंदर। जो मैंने आपको बताया है कि पैरेलल और सीरीज सर्किट के अंदर अगर ओपन हो जाए कोई कंपोनेंट या शॉर्ट हो जाए तो फिर वो सर्किट किस तरीके से बिहेव करता है। और शॉर्ट सर्किट के अंदर हमने यहाँ पर दोनों में देख लिया कि चाहे सीरीज सर्किट हो चाहे पैरेलल सर्किट हो, करंट की वैल्यूज जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, वोल्टेजेस की वैल्यूज डिस्टर्ब हो जाती हैं। ये शॉर्ट सर्किट जो होता है ना अमूमन बहुत डेंजरस होता है, और किसी भी जगह पर अगर आप सीरीज सर्किट डिजाइन कर रहे होते हैं और पैरेलल सर्किट डिजाइन कर रहे होते हैं तो आप हमेशा जो है ना वो एक फ्यूज को जरूर लगाते हैं। फ्यूज का मतलब ये होता है कि अगर बाय चांस ये सर्किट शॉर्ट हो गया तो आपका करंट जब भी फ्लो करेगा तो ये बहुत नाजुक से मटेरियल का बना होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू कॉपर जैसे एल्युमिनियम का बना हो तो वो जो है ना जल जाता है। फौरन सबसे पहले ये जलता है, और जब ये जल जाएगा तो सर्किट खुद ब खुद ओपन हो जाएगा और तमाम दूसरी डिवाइसेस जो हैं वो डैमेज होने से बच जाएंगी। तो फ्यूज जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, किसी भी सर्किट को जब आप डिजाइन करते हैं तो हमें उसमें पता चल गया कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सप्लाई और लोड्स तो होनी चाहिए, जैसे एलईडी आप जला रहे हैं तो एलईडी और सेल होना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा एक स्विच भी जरूर होना चाहिए। जब आपकी मर्जी हो आप जलाएं, जब आपकी मर्जी हो आप ना जलाएं। और एक फ्यूज भी होना ही चाहिए कि इन केस ऑफ डैमेज जो है
आपका उस सर्किट के अंदर फ्यूज भी मौजूद हो, ताकि आपका सर्किट जो है सेफ रहे। शॉर्ट सर्किट इज मोर डेंजरस देन द ओपन सर्किट, ठीक है। तो ये जो है ना फ्यूज भी हम लगाते हैं, तो जब सर्किट हम डिजाइन कर रहे होते हैं तो ये चारों चीजें एक अच्छे सर्किट के अंदर होनी चाहिए मौजूद। यहाँ पर जो है वो मेरा टॉपिक खत्म हो गया। ये दो चीजें मैं आप लोगों को करवाना चाह रही थी, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो ये मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।